हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट नंबर 11 है। ठीक है, विजन IAS का हमारा टेस्ट नंबर चल रहा है। ये टेस्ट नंबर 11 है, जो गवर्नेंस और पॉलिटी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में सारे के सारे जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये विजन का 11 टेस्ट नंबर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है और उसको हमने लोड कर दिया है। तो आपने अगर जो मेरे इससे पहले की भी जो 10 टेस्ट नंबर हैं, ठीक है, 10 टेस्ट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। आप सारे के सारे वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और अच्छे से आप अपनी जो है जो पढ़ाई है या जो भी आपकी स्टडी है उसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, मतलब 51 पे। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि किसी दल द्वारा अपने चुनावी अभियानों के दौरान किए जा सकने वाले व्यय की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपना लोकसभा व्यय का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भारत का निर्वाचन आयोग उसकी मान्यता निलंबित करने में सक्षम है। ठीक है, और थर्ड है कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी चंदा प्राप्त करना वर्जित है। तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो कोई भी राजनीतिक दल है उसके लिए व्यय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये व्यय की सीमा होती है। तो हमारा ये सही है। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट में जो बताया गया है तो ये तो देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या होता है कि अगर वो अपना मतलब विवरण, व्यय का विवरण जो प्रस्तुत करने में अगर असफल हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर है कि उनको मतलब निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि विदेशी चंदा के लिए किसी भी राजनीतिक दल को मतलब वर्जित किया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें जो है अब 2008 में ये बनाया गया था, लेकिन इसमें 2010 में संशोधन किया गया था, तो इसको मतलब अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, 8 में ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि विदेशी चंदा नहीं ले सकती थी कोई भी राजनीतिक पार्टी, लेकिन 2010 से ये चालू हो गया है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है केवल, और थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, सी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, और डी है इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल द्वारा। ठीक है, तो इसका देखो सी ऑप्शन हमारा सही है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है उसी के द्वारा ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब इंटरनेशनल बॉडी है, उसी के अंतर्गत ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। तो मतलब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें कौन कौन से इसमें पारदर्शिता को और बढ़ावा देते हैं, मतलब उसे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट है कि श्वेत पत्र की प्रस्तुति और प्रसार, सेकेंड है कि नागरिक चार्टर और सेवा चार्टर, थर्ड है कि वार्षिक वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रकाशित करना। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है कि जो हमारा ये शासन होता है, ठीक है, उसको मतलब और पारदर्शी बनाना और उत्तरदायित्व बनाना, कि चीज़ें सब खुले में लेके आना। ठीक है, सभी जो सामने हो सभी के लिए वो अब मतलब उपलब्ध हो। कोई भी जानकारी अगर कोई आम इंसान भी लेना चाहता है तो वो मतलब ले सकता है उसमें। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कोई पद संवैधानिक पद है। ठीक है, जो विशेष अधिकारी होता है उसका पद संवैधानिक पद कहा गया है इसमें है। ठीक है, सेकेंड है कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और थर्ड है कि वह संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करता है। ठीक है, तो थर्ड तो स्टेटमेंट वैसे भी कॉमन सेंस से सही हो जाती है, क्योंकि इसका काम ही यही होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके
जो रक्षा उपाय संबंधी सभी मामलों का अन्वेषण करता है, ठीक है। और ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और जो ये कहा गया है कि ये विशेष अधिकारी जो होता है ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए होता है और ये संवैधानिक पद है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 350 बी के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक संवैधानिक पद है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि सामाजिक जवाबदेही से तात्पर्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए मांग व्यक्त करने में नागरिक संगठनों की सहभागिता और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की यथार्थ जवाबदेही है, ठीक है। निम्नलिखित साधनों में से कौन से सामाजिक जवाबदेही को बढ़ाते हैं? तो फर्स्ट है कि सहभागी बजट विश्लेषण, सेकेंड है कि सामुदायिक इकोर स्कोर कार्ड, और थर्ड है कि नागरिक चार्टर, और फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। तो ये चार जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें बताना है कि कौन से मतलब इसके लिए जो सामाजिक जवाबदेही को और अच्छा बनाते हैं और इनकी सहभागिता को, मतलब जो संगठन होता है उसकी सहभागिता और स्थानीय सेवा प्रदाता की यथार्थ जवाबदेही को मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट है, क्योंकि जब सहभागी बजट का विश्लेषण किया जाएगा, सामुदायिक स्कोर कोड बनाया जाएगा, और नागरिक चार्टर होगा, और सामाजिक अंकेक्षण होगा, तो इन चीज़ों में उत्तरदायित्व और सहभागिता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ जो स्थानीय सेवा प्रदाता है इसकी भी यथार्थ जवाबदेही बढ़ेगी, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन NESDA के ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह नागरिक के दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति तंत्र की गुणवत्ता पर बल देता है। सेकेंड है कि यह ढांचा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में सरकारी व्यवसायी यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए, और सरकार से नागरिक मतलब G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन खंडों के अंतर्गत सेवाओं को आच्छादित करता है, ठीक है। और हाँ, दो ही हमारे हैं, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो अगर इसमें देखो बात की जाए, जो ये बात की जा रही है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन के ढांचे के बारे में, तो इसमें देखो जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा जो कॉमन सेंस की बात अगर हम करें तो ये तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो ये सभी जो वर्ड यूज कर लिया गया है कि इसमें जो सभी क्षेत्रकों को बताया गया, तो ये गलत है। सभी क्षेत्र नहीं, इसमें आपको 6 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो आपको जो वित्त मंत्रालय मतलब वित्त विभाग देखने को मिलेगा, श्रम एवं रोजगार देखने को मिलेगा, शिक्षा वाला जो भी है, ठीक है, और स्थानीय सरकारें हैं, सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं, ठीक है, वो शामिल हैं, और पर्यावरण के अंतर्गत जो मतलब कार्य हैं इनको शामिल किया गया है। मतलब 6 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है इसमें। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, क्योंकि ये नागरिक के दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति तंत्र की गुणवत्ता पर बल देता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 57। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, मतलब राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के कौन से कार्य हैं ये बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में शासन और नीतिगत सुधारों के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है। सेकेंड है कि सुशासन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियां, पहलों और कार्य प्रणालियों पर जानकारी के लिए जो जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि शासन में नवाचारी विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और प्रतिकृति को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो जो ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बारे में जो बात की जा रही है इनके कार्यों के बारे में, तो देखो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में शासन और नीतिगत सुधारों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में ये
कार्य करता है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि सुशासन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों और कार्य प्रणालियों और उनकी जानकारी की जो राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है इसमें, क्योंकि विचारों, नवाचारी विचारों और जो सर्वोत्तम प्रथाओं में आदान प्रदान और प्रतिकृति को भी बढ़ावा देता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। ठीक है, तो इसमें जो बात की जा रही है, तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो सूचना आयोग है, ठीक है, ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन जो ये कहा गया है कि जो इसकी रिपोर्ट होती है ये संसद पर राष्ट्रपति रखवाता है, तो ये गलत है। ये सरकार को सौंपते हैं, सरकार द्वारा ये मतलब संसद के पटल पर रखवाई जाती है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब JKIGRAMS के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि यह देश में शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार और निचले स्तर पर तहसीलों और प्रखंडों से जुड़ी पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, और सेकेंड है कि जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायतें प्राप्त करने और निपटाने और निगरानी करने के लिए प्राथमिक बिंदु होंगे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, तो अगर इसमें बात की जाए तो देखो इसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये एक पहली ऐसी मतलब प्रणाली है जो तहसीलों और प्रखंडों को जोड़ेगी। ठीक है, जो निचले स्तर से, और ये जिलाधिकारी और उपायुक्त शिकायत प्राप्त करने और निपटाने और उसकी निगरानी करने के लिए प्राथमिक बिंदु होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये पहली है जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर वैसे भी सेंटर में रहा है 2019 और 20 में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए भारत के सभी नागरिकों का एकीकृत खुफिया मास्टर डेटाबेस है। ठीक है, सेकेंड है कि यह एक सांविधिक निकाय है, और थर्ड है कि इसके अंतर्गत एकत्रित आंकड़े केवल केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों को प्रकरण दर प्रकरण आधार उपलब्ध कराएंगे। मतलब जो प्रकरण दर प्रकरण की बात की जा रही है, तो इसमें जैसे जो होते हैं केस टू केस बेस्ड होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो देखो इसमें ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और केवल केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों को केस टू केस बेस्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सांविधिक एक निकाय नहीं है, ये सरकारी आदेश पर बनाई गई है, तो ये ना तो सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी गलत है। इसमें सभी नागरिकों की जो बात की जा रही है, तो ये गलत है। इसमें सभी नागरिकों का डेटा जो खुफिया मास्टर डेटाबेस नहीं होगा। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या आतंकवादी गतिविधियों जिसमें जो संलिप्त पाए जाएंगे, तो उन्हीं के बारे में ये है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है इसका, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 61 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां कार्य कर मतलब निर्वाचन आयोग की कौन सी शक्तियां या कार्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कराना, मतलब राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। सेकेंड है कि दल बदल विरोधी विधि के अंतर्गत निरहरता से संबंधित मामलों पर संसद के सदनों के पीठासीन अधिकारियों को सलाह देना। ठीक है, थर्ड है कि राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्य होते हैं, राज्यों में 1 वर्ष के पश्चात आपातकाल की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना कि राज्य में
निर्वाचन कराया जाए या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में ये सलाह देगा। तो ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है अगर कोई मतलब अनकंडीशनल सिचुएशन बनी है जहां चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, तो अगर चुनाव आयोग वहां रिपोर्ट दे दे कि यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो ये आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, आपातकाल। लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दल बदल वाली जो एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें कि डिस्क्वालिफिकेशन जो करता है, तो ये पीठासीन अधिकारी करते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा हो या विधानसभाओं के हों, ठीक है। तो उसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही करते हैं, और वो अपने ही बेस पे करते हैं, वो उनकी स्वविवेक की शक्ति होती है, ठीक है। इससे निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं होता है। और जो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि जो मान्यता देते हैं ना, दलों को मान्यता देने का काम भी यही करते हैं और चिन्ह आवंटित करते हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहा गया कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन विषयों पर सिफारिश करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध आगमों का विवरण के बारे में, और सेकेंड है कि सिद्धांतों के बारे में जिनसे संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इसमें संघ से राज्यों को शुद्ध आगमों के तत्व संबंधी भागों का राज्यों के मध्य आवंटन के बारे में। फोर्थ स्टेटमेंट की सिद्धांतों के बारे में जिनसे राज्यों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के दिए जाने वाली सहायता अनुदान शासित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। ये जो राज्यों द्वारा जो पंचायतों और जो नगर पालिकाओं को दिया जाता है, तो ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जो 243 के अंतर्गत, ये मतलब 300 342 नहीं, हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है, ये इसके अंतर्गत दिया जाता है। ये मतलब सेंट्रल वित्त आयोग होता है, उसके अंतर्गत नहीं, ये राज्य वित्त आयोग होता है जो 243 आई के अंतर्गत होता है, ठीक है। 243 आई के अंतर्गत, उसके अंतर्गत दिया जाता है। ये हमारा गलत है। और ये तीनों स्टेटमेंट और ऊपर के सही हैं, क्योंकि जो संघ एवं राज्यों को शुद्ध आगमों के तत्व संबंधी भागों का राज्यों के मध्य आवंटन के बारे में, और सिद्धांतों के बारे में जिनसे संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली सहायता अनुदान शामिल होती है, और राज्य और संघ के मध्य करों की शुद्ध आगमों की जो वितरण होता है, तो इन तीनों के बारे में ये सिफारिश करता है जो वित्त आयोग होता है। और इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया बी वाला, ठीक है। 3 स्टेटमेंट सही है, फोर्थ वाला गलत है। और आप लोगों को बताना है कि जो ये हमारा कौन सा ये वित्त आयोग इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अगर आप लोग बताएंगे आज, अगर नहीं बताएंगे तो कल मैं बता दूंगा। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा वित्त आयोग है और इसके जो अध्यक्ष कौन से हैं, उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय नीति आयोग से संलग्न है। तो फर्स्ट है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ, और थर्ड है कि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान। तो कौन कौन जो नीति आयोग से संबंधित है, तो देखो इसमें विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय है, और इसके साथ साथ ये थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान है। लेकिन जो ये आईपीआर की बात की जा रही है, संवर्धन और प्रबंधन का प्रकोष्ठ जो है, ये आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये गलत है। हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार संबंधित है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना से, बी है कि युवा क्रीड़ा और खेल अभियान से, और सी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण से, और डी है कि प्रवासी भारतीय दिवस से, ठीक है। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। जो ये मतलब प्रेरक दौर सम्मान है, ये 2021 में 5 श्रेणियों में ये जारी किया जाएगा। इसमें से आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पहली श्रेणी जो सबसे सुपर होगी, जो सबसे अच्छी श्रेणी होगी, वो प्लेटिनम स्तर की होगी, ठीक है। उसके बाद गोल्ड स्तर की देखने को मिलेगी, फिर रजत है यानी सिल्वर, और फिर कांस्य है और आकांक्षी है, ठीक है।
इन 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और ये शहरी और जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन है, और ये नया प्रकार का एक मतलब जो ये शहरों को दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और यूपीएससी इन चीज़ों पे नज़र गड़ाए रहती है, ताकि हम लोगों का इन छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं जाता है और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। कभी मैच करने को आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो इनको आप लोगों को थोड़ा सा, और स्वच्छता पर वैसे भी विशेष है तो मतलब उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 3 महिलाएं होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बने रहते हैं। तो ये गलत है। इसमें जो आपको अध्यक्ष देखने को मिलेगा, और इसमें जो अध्यक्ष होगा और 3 वर्ष तक की अवधि जो होगी, इसकी 3 वर्ष तक की अवधि होगी प्लस 60 वर्ष आयु पूरी होने पर, जिसमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा। अगर किसी मेंबर की अगर जो 60 वर्ष पूरी हो जाती है तब भी उसको हटा दिया जाएगा पद से, और 3 वर्ष कार्यकाल पर रह चुका है तब भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसमें 6 सदस्य देखने को मिलते हैं, उसमें से 2 महिलाएं होती हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है 72। इसमें कहा गया कि सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल एडिट के संदर्भ में, जो सोशल ऑडिट होता है तो उसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें का सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह अभिप्रेत लाभार्थियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सेवा प्रदाय का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त साधन है, ठीक है। सेकेंड है इसमें कार्यक्रम के वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों उद्देश्यों का मूल्यांकन शामिल है। और थर्ड है कि सामाजिक अंकेक्षण केंद्र सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश के स्पष्ट समुच्चय प्रदान करने के लिए अधिदेशित है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है जो सोशल एडिट होता है, इसमें यही होता है कि लाभार्थी की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सेवा जो प्रदान की जा रही है उसके मूल्यांकन को मतलब प्रयुक्त मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक बहुत अच्छा साधन है। और इस कार्यक्रम में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और थर्ड वाला तो सही है ही है, क्योंकि जो सोशल ऑडिट होता है वो केंद्र सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया संपन्न कराने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों के स्पष्ट समुच्चय प्रदान करने के लिए अधिदेशित करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा गया कि ग्रीन एजी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य खेतों में साधारणीय भूमि उपयोग और जल प्रबंधन है, ठीक है। सेकेंड है कि यह परियोजना पंजाब और हरियाणा सहित भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को लक्षित करेगी, और यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो देखो ये गलत है। ये वित्त पोषण इसका जो किया जा रहा है, मतलब जो फंडिंग की जा रही है, ये आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है जो है, ठीक, उसके अंतर्गत इसको जो है वित्त पोषण किया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो बात करें तो इसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें से ना तो पंजाब है, ना हरियाणा है, ना उत्तर पश्चिमी भाग के हैं, ठीक है। इसमें आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, MP देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ जो है उत्तराखंड है, उड़ीसा है और मिजोरम है। ये 5 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि खेतों में साधारणीय भूमि उपयोग और जल प्रबंधन का, ठीक है। तो ये जल प्रबंधन पर बहुत अच्छा फोकस करेगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, और सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 74। इसमें कहा गया है कि नीति आयोग के शासी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं, ठीक है। सेकेंड है कि इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। और थर्ड है कि विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल
शासी परिषद के सदस्य नहीं है। तो ये गलत है। ये जो उपराज्यपाल, जहाँ चुनाव नहीं होते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कहा गया कि कम से कम 2 बार, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। 2 से अधिक बार भी हो सकती है और 2 से कम भी बार हो सकती है, क्योंकि अभी तक इसका जो नीति आयोग का गठन किया गया था, ये योजना आयोग के मतलब योजना आयोग को ख़त्म करके किया गया है, ठीक है। और ये 1 जनवरी 2015 को देखने को मिला था। तो इसमें अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। जो 2015 में 2 बैठकें हो चुकी थी, उसके बाद 16 में नहीं हुई, 17 में हुई है, 18 में नहीं हुई, 19 में हुई है, ठीक है। तो ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि साल में 2 बैठकें की ही जाएँ, की भी जा सकती हैं, नहीं भी की जा सकती हैं, और एक एक 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, तो ये भी, इसमें विधानमंडलों वाले मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं, जो ये कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और विधानमंडल वाले जो सीएम होते हैं, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी में, तो वो लोग भी शामिल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं, सेकेंड और थर्ड। तो हमारा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो गया। गलत स्टेटमेंट पूछे गए तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 75। इसमें कहा गया कि निर्वाचन परिणामों की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसके द्वारा अधिसूचना जारी करने पर नई लोकसभा का गठन होना माना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि लोकसभा सचिव, बी है राष्ट्रपति, सी है भारत का निर्वाचन आयोग, और डी है प्रोटेम स्पीकर। तो इसका सी ऑप्शन है, जो ये भारत का निर्वाचन आयोग होता है, यही अधिसूचना जारी करता है कि अब मतलब नई लोकसभा का गठन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली मेगा जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई हैं और राज्य दिए हुए हैं कि कहाँ किसका मतलब है, ठीक है, कौन सी परियोजना किस राज्य में है। तो एटलिंग की बात करें, नागालैंड है, तीस्ता है पश्चिम बंगाल, और तिपाई मुख परियोजना है तो मणिपुर। तो इसमें देखो, तिपाई मुख परियोजना है, ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये तीस्ता तीस्ता तो देखो पश्चिम बंगाल में नहीं, ये सिक्किम में है मेरे भाई, ठीक है। और ये एटलिंग की बात करें तो एटलिंग ये नागालैंड में नहीं देखने को मिलेगी, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये हमारे गलत हो गए दोनों स्टेटमेंट। तो हमारा थर्ड केवल सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, वह भी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आहरित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब उसको मतलब फिक्स कर दिया गया है, ये बताया गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी इस आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारा जो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो ये पदेन अध्यक्ष पहले से ही मौजूद था, ठीक है। इसमें देखो, बाल अधिकार आयोग के हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, एससी एसटी है, अल्पसंख्यक आयोग था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो निशाक्त जन आयुक्त होता है, ठीक है, वो भी दिव्यांग जन वाला, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होता है। तो 7 ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पहले ये जो निशाक्त जन और बाल अधिकार आयोग जो था, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, तो इनके ये 3 सदस्य शामिल नहीं थे। लेकिन अभी जब संशोधन किया गया है 2019 में, तो इन तीनों को भी शामिल कर लिया गया है। तो 7 टोटल सदस्य हो गए हैं जो पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और 4 जो है सदस्य होंगे इसमें। तो इसमें का जो ये अध्यक्ष होता है, ये या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो दो, यही मतलब इसमें चेंजेस किया गया, ये बदलाव किया गया है, एक मतलब संशोधन किया गया है, और ये किया गया है, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जा सके और उनको भी एक मतलब पार्टिसिपेशन मिल सके, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ये हमारे गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 78, तो इसमें कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वप्रेरक से सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाता है। सेकेंड है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली मांग करने जो मतलब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में सूचना के अधिकार का अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद यानी रॉ जैसे सुरक्षात्मक संगठनों तक विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका ये तो हमारा जो सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रॉ को भी इसमें शामिल किया गया है, आईबी भी है इसमें। ठीक है, और इसके साथ जो है जो बीएसएफ है, ठीक है, और सीआईएसएफ है, और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, तो इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन या स्वतंत्रता से होगी तो ये 48 घंटों के अंदर इनको जो है इसके बारे में सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सामान्य सूचना मांगी जाती है तो उसके लिए 30 दिन का समय रहता है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये हमारा ये सही है, क्योंकि जो ये अधिनियम है, जो ये एक्ट है 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक और तीन, और सेकेंड गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्हरताएं मतलब क्वालिफिकेशन। सेकंड है कि मतदाताओं की क्वालिफिकेशन, और थर्ड है कि हमारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रियाएं। तो देखो इसमें जो ये लोक प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 का, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के जो क्वालिफिकेशन है और जो संसद के जो सदस्यता की क्वालिफिकेशन है, तो ये इसी के अंतर्गत तय किए जाते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। लेकिन जो ये दोनों स्टेटमेंट है सेकेंड और थर्ड ये गलत हैं, क्योंकि ये मतदाता की जो क्वालिफिकेशन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की अगर बात करें तो ये लोक प्रतिनिधित्व एक्ट जो 1950 का है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे ये दो मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित स्थितियों में से किसके अंतर्गत किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यदि वह विधानसभा के निर्वाचन के लिए डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। ठीक है, सेकेंड है कि वह लोकसभा के निर्वाचन में राज्य में डाले गए वैध मतों का 2% प्राप्त करता है। और सी है मतलब सी ऑप्शन है कि यदि वह विधानसभा में निर्वाचन में 3% सीटें या विधानसभा में 3 सीटें प्राप्त करता है या जीतता है। और डी ऑप्शन है कि वह राज्य सभा की विधानसभाओं के लिए कुल वैध मतों का 8% जो है जीतता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो इसका जो ये बी ऑप्शन है ये गलत है, इसमें 2% के लिए ये ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी जो राज्य स्तरीय दल का दर्जा अगर उसको प्राप्त करना है तो उसको जो है विधानसभा में कम से कम 6% वैध मतों का उनका वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और 2 सीटें जीतना चाहिए। और ये जो 3 सीटें या तो फिर किसी मतलब विधानसभा चुनाव में जीत ले या 3% टोटल वैध मतों का जीत ले। ठीक है, या फिर उसको कुल वैध मतों के 8% अगर मत प्राप्त हो जाते तब भी उसके राज्य का मतलब राज्य स्तरीय दल का स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 81, तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा विचार न की जाने वाली शिकायतों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यदि शिकायत घटना होने के 1 वर्ष पश्चात की जाती है। ठीक है,
सेकेंड है कि यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, और थर्ड है कि यदि मामला सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो जो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों सही हैं, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में ये शिकायत की प्रकृति के संबंध में जो है कोई भी जो ये NHRC द्वारा ना विचार नहीं किया जा सकता इन स्थितियों में, कि यदि अगर घटना होने के बाद 1 वर्ष अगर हो गया है उसमें, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित है, या सेवा संबंधी कोई मामला है, तो इनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, इनसे बाहर रखा गया है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 82। इसमें कहा गया है कि हाल ही में चुरंदरपुर माओ भ्रंश और मैट भ्रंश निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बारंबार भूकंप आने के कारण सुर्खियों में थे? तो ए ऑप्शन है मेघालय, बी है हमारा मिजोरम, सी है लद्दाख, और डी है त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो मिजोरम की बात की जा रही है, ये चंद्रपुरा माओ भ्रंश और मैट भ्रंश जो है ये देखने को मिले थे यहाँ अभी जुलाई के माह में देखने को मिला था, भूकंप के झटके आए थे। ठीक है, इसी के लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा झटके नहीं थे, लेकिन हाँ हल्का फुल्का था चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि DIC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को साकार करने में मंत्रालयों को रणनीतिक सहायता प्रदान करता है, और सेकेंड है कि यह नीति आयोग द्वारा स्थापित गैर लाभकारी कंपनी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो डिजिटल इंडिया कारपोरेशन है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसका काम ही है कि इसके उद्देश्यों को साकार करने में मंत्रालयों को रणनीतिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि ये नीति आयोग के अंतर्गत नहीं, ये MIT मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 84। तो इसमें कहा गया है कि यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह इसका उद्देश्य शारीरिक यातना के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यातना की भी रोकथाम करना है, और सेकेंड है कि भारत ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो देखो भारत ने इस कन्वेंशन की जो अभिपुष्टि है ये नहीं की है, तो ये गलत हो गया हमारा। लेकिन हाँ इसमें जो है मतलब हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभिपुष्टि नहीं की है अभी तक। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य शारीरिक यातना के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यातना की रोकथाम भी करना है। तो गलत पूछा गया है, गलत सेकेंड स्टेटमेंट है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें परिसीमन आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों दोनों की सीमाओं का सीमांकन करता है। ठीक है, सेकेंड है कि अभी तक केवल 10 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, और थर्ड है कि इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात की जाए तो देखो ये तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी 5 या 6 राज्यों के लिए, हाँ 6 राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य हैं और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, 6 राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। क्योंकि इसका जो परिसीमन आयोग अभी लास्ट टाइम हुआ था, सबसे लास्ट टाइम 2002 में, तब इनको शामिल नहीं किया गया था, तो इसीलिए गठन किया गया है, तभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसका जो कोई सेवानिवृत्त या पदासीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसको वो अध्यक्षता करता है, और इसका जो अभी तक केवल 4 बार गठन किया गया है, और पहली बार किया गया था 1952 में। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला हमारा जो है ये सही है, क्योंकि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों दोनों की सीमाओं का सीमांकन करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसके सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 86। इसमें कहा गया है कि हाल ही में ओकावांगो डेटा क्षेत्र सुर्खियों में रहा था, यह निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ए ऑप्शन है नाइजीरिया है, बी है दक्षिण अफ्रीका है, सी मोजाम्बिक है, और डी बोत्सवाना है। तो जो ओकावांगो डेल्टा था तो ये बोत्सवाना में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ अभी देखने को मिला था कि काफ़ी मात्रा में हाथियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो
तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो ये डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे इसको ऐसे दे देंगे कि ओका वांगो डेल्टा, ठीक है, और उसके सामने मिलान करने को दे भी सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे 2018 में बहुत ज़्यादा मिलान वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो इनको आप लोगों को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87, इसमें कहा गया कि निर्वाचक नामावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि व्यक्ति अपने कार्य स्थल और निवास स्थल से निरपेक्ष अपने मूल स्थान पर मतदाता बना रहता है, ठीक है। सेकेंड है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए सभी राज्य लोक सभा निर्वाचनों की मतदाता सूची अतिरिक्त एक पृथक मतदाता सूची अनुरक्षित होती है, ठीक। मतलब एक अलग होती है कि मतलब जो राज्य निर्वाचन होता है और लोकसभा निर्वाचन होता है, तो उनकी मतलब स्थानीय निर्वाचन निकाय और लोकसभा राज्य लोकसभा निर्वाचन निकाय होता है, तो उसकी अलग अलग मतदाता सूची होती है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। थर्ड है कि किसी अपराध के लिए अभियोगाधीन व्यक्ति को सुनवाई पूरी होने तक निर्वाचन नामावली से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक उसको न्यायालय कोई आदेश ऐसा ना दे तब तक ये ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। वो अपनी निर्वाचन सूची में बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो निर्वाचन के लिए जो ये नामावली सूची होती है, मतदाता सूची होती है, वो एक ही होती है, ना कि कोई पृथक होती है, ठीक है। तो ये भी गलत है हमारा। लेकिन फर्स्ट वाला जो कहा गया है, तो इसके बारे में अगर बात करें कि अपने कार्य स्थल और निवास स्थल में निरपेक्ष अपने मूल स्थान पर मतदाता बना रहता है, जो इसमें कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो देखो ये भी हमारा गलत है। क्योंकि जो कोई जैसे अभी एक व्यक्ति अभी यहाँ से अमेरिका चला गया तो वो एनआरआई हो गया, तो एनआरआई को मतलब लिमिटेशन के साथ उसको उस मतदाता सूची में जैसे शामिल नहीं किया जाता है। उसको अदर जगह जैसे वो काफ़ी दिनों से रहने लगा तो वहाँ उसका जो है नाम इंटर हो जाता है, तो यहाँ मूल स्थान पे उसका निर्वाचन जो मतदाता सूची से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट तीनों के तीनों हैं, तो हमारा हाँ डी ऑप्शन सही हो गया। मैंने सोचा बताओ ऐसा बता दिया, ऑप्शन है नहीं है, तो नहीं सही है ये हमारा। मतलब होता तो दिक्कत होती इसमें, तो मतलब देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन है, कोई अगर कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने अच्छे से ये देख लिया, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कुछ गलत नहीं बताता हूँ। और अगर गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर देता हूँ, या तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा या फिर कोई वीडियो के माध्यम से मैं उस चीज़ों को ज़रूर बता देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 88, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी सिविल सेवा सुधारों से संबंधित है। तो बासवान समिति है, ठीक है, वाई के अलग समिति है और होता समिति है। तो ये तीनों की तीनों समितियां आपको देखने को मिलेंगी। सिविल सेवा जो सुधार थे उसी से संबंधित थी। बासवान समिति आप लोगों को देखने को मिलेगी 2016 में ये गठित की गई थी, ठीक है। और अलग ये आई थी, अलग समिति आई थी 2001 में गठित की गई थी, और होता समिति जो है ये 2004 में गठित की गई थी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 89, इसमें कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह किसी राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित मामलों की जांच सभी परिस्थितियों में केवल उस राज्य की पूर्व सहमति से ही कर सकती है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में इंटरपोल के लिए सीबीआई प्राधिकृत संपर्क बिंदु है। तो देखो ये तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सीबीआई संपर्क बिंदु जो इंटरपोल के लिए संपर्क बिंदु है ये तो हमारा सही है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें हाँ कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिससे कि वो मतलब राज्य की सहमति के बिना नहीं मतलब जा सकता। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है जांच का, ठीक है, तो फिर राज्य की बिना सहमति के भी वहाँ जांच की जा सकती है सीबीआई द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्य के महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित है, ठीक है। सेकेंड है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त करता है, मतलब उसके समकक्ष उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो गलत है, ये आपको उच्चतम न्यायालय का नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट के समकक्ष उसकी जो है योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है ये सही है हमारा, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
92 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव करवाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है। सेकेंड है कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। थर्ड है कि यदि विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र दे देता है। फोर्थ है यदि शीर्ष 2 उम्मीदवारों को प्राप्त मत संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो देखो बराबर होती है तब इस स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ का होता है, ठीक है, वो या तो निर्णय ले या फिर हाईकोर्ट के माध्यम से लॉटरी डलवाई जाती है। ठीक है, तो इस संबंध में ये नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी का त्यागपत्र हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है, या मृत्यु हो जाए, या 2 निर्वाचन क्षेत्रों से मतलब जीत जाए चुनाव, ठीक है, तो उन संबंधों में ये मतलब चुनाव करवाए जा सकते हैं, उपचुनाव। तो हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 93। इसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। सेकेंड है कि JSPSC का अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और थर्ड है कि ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो भी पहले हो पद का धारण करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखो ये देखो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये एक संसद के एक्ट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर राज्य के विधानमंडल इससे अनुरोध करते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष की जो एक अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन इसका जो जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष और 62 वर्ष तक होता है, ना कि 65 वर्ष तक। ठीक है, जो भी पहले हो तो वही पूरा हो, उसके बाद जो है इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC की भूमिकाओं और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि CVC उस समिति का अध्यक्ष होता है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। ठीक है, सेकेंड है कि CVC उस चयन समिति का सदस्य होता है जिसकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। ठीक है, तो देखो ये जो बात की जा रही है जो CBI की बात की जा रही है, इसका निदेशक होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया सेकेंड वाला। और फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये हमारा सही है, क्योंकि CVC उस समिति का अध्यक्ष होता है जिसकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें ये शामिल होता है, लेकिन ये CBI के जो निदेशक होते हैं इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें एक आपको देखने को मिलेगा जो CBI का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, इसमें आपको विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा, एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके द्वारा कोई प्रतिनिधि उसी में का जज नियुक्त किया जाता है, वो समिति में होगा। और समिति के अध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, इनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट सेकेंड, फर्स्ट हमारा सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो फर्स्ट है कि वह किसी भी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों को निर्धारण और प्रमाणन करता है और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। सेकेंड है कि वह भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के किए गए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसके यही काम ही होते हैं। ठीक है, तो कैग के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारा हो गया 1 एंड 2 दोनों सही हैं, और ये 148 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा गया कि भारत में कराधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन करदाता चार्टर के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह चार्टर करदाताओं और राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों से वादों और अपेक्षाओं को
विहित करता है। सेकेंड है, इसे वस्तु एवं सेवा कर द्वारा सूत्रपात करने वाले संवैधानिक संशोधन के एक भाग के रूप में किया गया है। तो ये गलत है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। जो करदाता चार्टर है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, जो CBDT है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसका जो है इसका काम किया जाता है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये फर्स्ट वाला भी इसमें जो स्टेटमेंट है, ठीक है, नहीं नहीं, फर्स्ट वाला ये सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि चार्टर करदाता राजस्व एकत्र करने वाले प्राधिकारियों से वादों और अपेक्षाओं से विहित होता है, और ये जो CBDT बोर्ड होता है उसी के अंतर्गत इसका जो है वहन किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगिकता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो फर्स्ट है कि यह उस व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें केंद्र के पास घटक राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। बी है कि यह उपबंधित करता है कि स्थानीय सरकारों के संस्थानों को राज्य सरकार की अनुषंगी होना चाहिए, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि यह मानता है कि जो कार्य अपेक्षाकृत छोटे और लघुतर निकाय द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, उन कार्यों को अपेक्षाकृत अधिक बड़े निकायों को नहीं करना चाहिए। डी है कि यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राज्य के प्रमुख का स्थान सदैव सरकार के प्रमुख के ऊपर होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो अनुषांगिकता का जो ये सिद्धांत बताया जा रहा है, तो इसकी अगर स्पष्ट व्याख्या की बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह मानता है कि जो कार्य अपेक्षाकृत छोटे और लघुत्तर निकायों द्वारा कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं, उन कार्यों को अपेक्षाकृत अधिक बड़े निकायों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतना उन श्रम व्यय नहीं कर पाएंगे और इतनी अच्छे मतलब इफिशियंट भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट और सारे हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 98। तो इसमें कहा गया कि उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जिसे भारत में जिला फोरम के रूप में जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शिकायत का त्वरित और सरल समाधान करना। सेकेंड है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। और थर्ड है कि जब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है। तो ये गलत है, क्यों नहीं देना होता है? इसमें जैसे कोई अगर बीपीएल सूची का है, ठीक है, तो उसको नहीं देना पड़ेगा शुल्क। और 1 लाख से कम मामला है, 1 लाख रुपए से जो कम का मामला होगा, 1 लाख तक होगा तब शुल्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 लाख से ऊपर राशि का अगर कोई मामला है तो इसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारा थर्ड वाला, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंड की बात की जा रही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ये भी हमारा जो गलत है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाध्य नहीं है ये, मतलब जो बाध्य कहा गया है तो बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे अगर उपभोक्ता के मामले में जैसे कोई न्याय दिया जा रहा है तो उसमें अनिवार्य हो जाता है इन चीज़ों को पालन करना, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका काम ही है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और सरल समाधान करना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, केवल एक स्टेटमेंट और 2 और 3 गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 99। इसमें कहा गया कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति या दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य योजनाओं के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्थानीय पंचायत शासन के साथ समन्वय करना है, ठीक है। सेकेंड है कि इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो इसमें ये बात की जा रही है, ठीक है, तो ये देखो, इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो होता है ये योजनाओं के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्र राज्य और स्थानीय पंचायत शासन के समन्वय की बात करता है, ठीक है, जो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति होती है। लेकिन ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं इसका नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इसका नाम निर्दिष्ट किया जाता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो नाम निर्दिष्ट करता है, जिस जिले में करता है
उस जिले का सबसे वरिष्ठ सांसद जो लोकसभा का सांसद होता है, ठीक है, उसको नाम निर्दिष्ट करता है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, केवल एक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एनजीओ दर्पण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है कि यह एक गैर सरकारी संगठनों और विदेशी सरकारों के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत सरकार अनुरक्षित गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि यह वह पोर्टल है जो गैर सरकारी संगठनों तथा प्रमुख सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मध्य इंटरफेस का प्रदान करता है। और डी है कि यह दहेज के झूठे मामलों के विरुद्ध कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सी ऑप्शन सही है, जो ये एनजीओ दर्पण है यह वह पोर्टल है जो गैर सरकारी संगठनों तथा प्रमुख सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यार टाइम लगता है, मेहनत लगती है और इतनी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को यार थोड़ा सा लाइक करने में क्या जाता है, कर दीजिए यार, लाइक तो एक ठोक के जाए यार, इतना तो बनता है। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा यार, आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए मेहनत कितनी लगती है, कैसे लगती है और कैसे कैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपने हिसाब से अगर लगे आपको अच्छा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।